ये होगी हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर की चौथी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करा, हमारे परम पूज्य श्री राम के भव्य राम मंदिर को डिस्कस करा। उसके बाद हमने द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करा। इस वीडियो में हम द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो हुआ बृहदेश्वर है। बट इस वीडियो को हम लेंदी एंड बोरिंग न रख के शॉर्ट एंड फन रखने वाले हैं। सो गाइस, here are some fun and important facts about the बृहदेश्वरा टेम्पल which is in तंजावुर। यूनेस्को ने इसे और इसी तरीके के दो और मंदिरों को कलेक्टिवली द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहा है। जैसा कि निपुण ने बताया, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 3 टेम्पल्स के समूह को कहा गया है। सबसे पहले आता है बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसे राजा वन ने तंजावुर में बनवाया था, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरे टेम्पल का नाम भी बृहदेश्वर टेम्पल है, जिसे राजा वन के बेटे राजेंद्र वन ने बनवाया था गंगाईकोड़ा के चोलापुरम में। और तीसरा टेम्पल आता है ऐरावतेश्वरा टेम्पल, जो दरसूराम में स्थित है, जिसे राजा 2 ने कमीशन करा था। चोला डायनेस्टी के आने से पहले सदर्न इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश कर चुकी थी, और चोला डायनेस्टी भगवान महादेव को यानी भगवान शिव को सबसे ज्यादा पूजती थी, जिनको सदर्न इंडिया में बृहदेश्वर यानी द सुप्रीम गॉड भी कहा जाता था। इसीलिए उनको डेडिकेट करते हुए राजा वन ने बृहदेश्वरा मंदिर बनवाया। ये मंदिर चोला डायनेस्टी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मंदिर है। ये मंदिर 16 मंजिल की होने के बावजूद बिना किसी फाउंडेशन के सीधा जमीन पर बनी है। इस मंदिर के इतने विशाल आकार होने की वजह से इसे दक्षिण मेरू या फिर सदर्न माउंटेन भी कहा जाता है। टेम्पल की बेसिक प्लानिंग, जैसा हमने नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको समझाया, वैसी ही है। उसे समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो इस लिंक में मिलेगी उसे रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा इस पर्टिकुलर मंदिर में 4 एंट्रीज हैं, जिनके बाहर हमें द्वारपाल देखने को मिलते हैं। इस मंदिर के निर्माण में 1,30,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स का यूज किया गया है, पर हैरानी की बात ये है कि इनको जोड़ने के लिए ना कोई एडहेसिव और ना कोई सीमेंट का यूज किया गया है। मगर आप सोच रहे होंगे कि बिना किसी एडहेसिव के ये मंदिर एक साथ जुड़ा हुआ कैसे है या इतने सालों से टिका कैसे है? इसका जवाब है पजल टेक्निक। इसमें ग्रेनाइट को कुछ इस तरीके से कट किया गया है कि वो आपस में एज अ नॉच फिट हो जाए एंड अपनी जगह से हिले नहीं। एंड ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि आज के टाइम पे भी यूज की जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर के 60 किलोमीटर के रेडियस में हमें कोई ग्रेनाइट का सोर्स देखने को मिलता ही नहीं। मतलब सारा का सारा ग्रेनाइट इसी मंदिर में यूज कर लिया गया और आसपास कुछ बचा ही नहीं। या फिर इस मंदिर के निर्माण के लिए इतना सारा ग्रेनाइट कहां से, कब और कैसे लाया गया, स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। इस मंदिर के विमान को साउथ के टॉलेस्ट विमान में से एक माना जाता है, एंड उसके ऊपर लगे हुए कुंभन का वेट अराउंड 80 टन है। ये बात अभी भी रहस्य है कि उसे ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि अराउंड 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया, जिसमें एलिफेंट्स एंड बुल्स की मदद लेके उसे ऊपर पहुंचाया गया। इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर इतने लंबे विमान होने के बावजूद उसकी सपोर्ट के लिए कोई पिलर का यूज नहीं किया गया। एंड जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसकी कंस्ट्रक्शन एक के ऊपर एक ब्लॉक प्लेसमेंट करके की गई। इस मंदिर में 3 मेन एंट्रेंस हैं, एंड चौथा एंट्रेंस 17th सेंचुरी में मराठास के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा मराठास ने इस मंदिर में बहुत ही सुंदर म्यूरल्स एंड पेंटिंग्स बनवाए, जिसे आज भी टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। जैसा कि हम आज के समय में देखते हैं, हर शिव मंदिर में नंदी भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, मगर इस मंदिर में जब नायका आए तब उन्होंने नंदी भगवान की मूर्ति विराजमान की, एंड बहुत सारे बहुत ही सुंदर म्यूरल्स भी बनवाए। इस मंदिर में 9 and 9 के मल्टीपल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि 108 लिंगास, 9 मेन पिलर्स एंड 18 फीट टॉल
18 द्वारपाल भी हमें देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस अपनी एरा में तो था ही था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 17th सेंचुरी में जब मराठा एम्पायर राइज होना शुरू हुआ था, तब वो एक ऐसा दौर था जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था और भारत में काफी जगहों पर काफी सारे मंदिर तोड़े जा चुके थे और रिलीजियस कन्वर्जन्स काफी ज्यादा होते थे। तो मराठा ये समझते थे कि हिंदुइज्म को प्रिजर्व करना इस टाइम पे कितना जरूरी है। तो जैसे जैसे मराठा एम्पायर का राइज हुआ और उनकी पहुंच तंजावुर तक हुई, तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर में अपनी तरफ से कई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, यहाँ पर पेंटिंग्स बनवाई, यहाँ पर एक मराठा गेट एस्टैब्लिश किया और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को एज अ फोर्ट भी यूज करा, क्योंकि जब हम ये मंदिर देखते हैं तो हमें इस मंदिर की बाउंड्री वॉल पे तोपें भी दिखाई देती है। इस मंदिर स्ट्रक्चर पे बहुत सारे म्यूरल्स एंड पेंटिंग्स के अलावा भी हमारे देवी देवताओं को नकाशित किया गया है, जैसे माँ सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश और साथ ही भरतनाट्यम के अलग अलग पोजेस को भी चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि नटराज की सबसे पहली मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई थी। इस मंदिर में हमें बुद्ध भगवान की भी मूर्ति देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस समय सदर्न इंडिया में भी बुद्धिज्म की प्रेजेंस, और इससे हमें चोलास की अलग अलग कल्चर को लेके एक्सेप्टेंस भी दिखाई देती है। ये मंदिर यहाँ आने वाले टूरिस्ट को नॉट ओनली हमारे कल्चर के बारे में एजुकेट करता है, बट ऑल्सो इससे जुड़े हुए हमारे सनातन धर्म की हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ सिखाता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, यूनेस्को ने बृहदेश्वरा मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वरा मंदिर गंगाईकोड़ा चोलापुरम और ऐरावतेश्वरा मंदिर जो कि दारासुरम में है, उसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की कैटेगरी में रखा है। तो इन मंदिरों को द ग्रेट चोला टेम्पल्स क्यों कहा जाता है, इस बात का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन टेम्पल्स को लिविंग क्यों कहा जाता है? इस मंदिर को लिविंग इसलिए माना जाता है क्योंकि आज से 1000 साल पहले इस मंदिर के बनने पे जिस तरीके से भगवान की पूजा पद्धति की जाती थी, आज भी सेम उसी तरीके से भगवान की पूजा की जाती है और लोगों के सेंटिमेंट्स आज भी इस मंदिर से उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से आज से 1000 साल पहले जुड़े हुए थे। आज भी यहाँ पर जो पूजा, जो सेलिब्रेशंस होती हैं, वो सिर्फ लोगों में आपस में, सोसाइटी में एक हार्मनी तो क्रिएट करती ही करती हैं, लेकिन एक भगवान और इंसान के बीच में जो ब्रिज क्रिएट करती हैं, उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। तो ये था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड गिव इट अ थम्स अप। चलिए अब हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।